अनाथ बच्चों पर गर्मी का कहर। बस स्टॉप पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं पिंकी मुन्ना से कहती है, मेरे पास जितने पैसे बचे थे उससे एक ही बड़ा पाव आया है, ये लो खा लो मुन्ना। वो उसे अपने भाई को दे देती है। जैसे ही मुन्ना बड़ा पाव लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, एक लड़का उसे छीनकर भाग जाता है। मुन्ना और पिंकी उस लड़के के पीछे भागते हैं। दीदी पकड़ो उसे, मेरा बड़ा पाव। रुक, कहाँ भाग रहा है? पिंकी और मुन्ना उसका पीछा करते हैं लेकिन उसे नहीं पकड़ पाते। भाग गया और हम भी पता नहीं कहाँ पहुँच गए। दीदी अब हम क्या खाएंगे? देखते हैं मुन्ना, आगे कुछ मिलता है तो। मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है। आगे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुनसान सड़क पर वो दोनों अकेले थे। इतनी गर्मी में वो दोनों चलने लगे और चलते चलते बहुत आगे आ जाते हैं। दीदी मैं अब आगे नहीं चल सकता हूँ, बहुत गर्मी है, मेरे पैर भी जल रहे हैं। ये ले, तू मेरी चप्पल पहन ले। और पिंकी अपनी चप्पल मुन्ना को देती है। चलते चलते, दीदी और कितना चलना है, बहुत गर्मी लग रही है। ये शहर के लोग कैसे हैं? सड़क के किनारे एक भी पेड़ नहीं लगाया हुआ। मैं थोड़ी देर छाया में बैठना चाहता हूँ। इससे अच्छा तो हमारा गांव ही था, कम से कम हमें पेड़ की छाया तो मिल जाती थी। लेकिन तुम्हें तो पता ही है, अब हम वहाँ रह भी तो नहीं सकते मुन्ना। दीदी मैं अब नहीं चल सकता। बस मुन्ना, वो आगे कुछ घर है, उनसे ठंडा पानी लेकर तुम्हें पिलाऊंगी। बस थोड़ा सा और चल ले, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। जेठ महीने की तपती दोपहर में मुन्ना और पिंकी भूखे प्यासे घूम रहे थे। इस गर्मी में मुन्ना का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था और पानी के लिए वो तड़प रहा था। वहीं पिंकी कैसे भी अपने भाई को थोड़ा और हिम्मत रखने के लिए कह रही थी, लेकिन तभी अचानक चलते चलते मुन्ना रास्ते में गिर जाता है। मुन्ना, मुन्ना उठो, क्या हुआ तुम्हें? पिंकी मुन्ना की हालत देखकर घबरा जाती है और कैसे भी करके मुन्ना को सड़क के बीच से उठाकर साइड में जाकर लिटा देती है और भागकर आगे जाती है। वहाँ एक होटल था। मेरे भाई को बचा लो कोई। पिंकी की आवाज सुनकर ढाबे के अंदर से उसका मालिक और मालकिन आ जाते हैं। क्या हुआ तुम्हें? आंटी जी, वो मेरा भाई गिर गया है, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। और वो महिला उसे पानी देती है और वो दोनों पति पत्नी पिंकी के साथ जाते हैं और मुन्ना को पानी पिलाते हैं। बच्चे गर्मी में घूम रहे थे, तभी शायद चक्कर खा के गिर गया होगा। चलो बच्चों, हमारे साथ ढाबे पर चलो। और वो दोनों उन बच्चों को अपने साथ अपने ढाबे पर ले जाते हैं। राणो, इन बच्चों को खाना खिला पहले। जी अभी खिलाती हूँ। बच्चों, भूख लगी है ना आपको? हाँ आंटी जी, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। हाय मैं मर जाऊं, 2 दिन से खाना नहीं खाया तुम दोनों ने। तुम दोनों बैठो, मैं अभी खाना लाती हूँ। और वो औरत उन्हें खाना खिलाती है। दोनों बच्चे सारा खाना खा लेते हैं। तुम दोनों कौन हो और इतनी धूप में ऐसे क्यों घूम रहे थे? हमारा कोई नहीं है, हम अपनी सौतेली माँ का घर छोड़ के भाग आए हैं। वो हमें बहुत मारती है, वो बहुत बुरी है, हमें उसके साथ नहीं रहना। अच्छा रोना बंद करो बेटा, तुम्हें कोई उनके पास नहीं भेजेगा। माँ के जाने के बाद पिताजी नई माँ को घर ले आए। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पिताजी के गुजरने के बाद वो हमसे सारा काम करवाती थी और गलती होने पर हमें मारती थी। हाँ, आज तो बहुत अच्छी नींद आई। अरे 7 बज गए और इन मनहूसों ने अभी तक मुझे कमरे में चाय लाकर नहीं दी। अभी बताती हूँ इन निकम्मों को। और शालिनी जाकर देखती है तो दोनों भाई बहन स्टोर रूम में सोए हुए थे। काम चोर कहीं के, अभी तक सो रहे हैं और घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। और शालिनी झाड़ू उठाती है और उन दोनों को मारती है।
झाड़ू की मार से दोनों फट से उठकर खड़े हो जाते हैं। माँ माँ माफ कर दो, हम अभी सारा काम कर देते हैं। तुम्हें पता है ना मुझे बेड पर चाय चाहिए होती है। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। और वो हमें बहुत मारती थी। अगर पिताजी होते तो ऐसा कभी नहीं होता। एक दिन दीदी से रोटी जल गई थी तो माँ ने दीदी का हाथ ही जला दिया था। ये कैसी रोटी बनाई है? जली हुई रोटी खाऊंगी मैं? हाँ चल, तुझे मैं बताती हूँ कैसे जलती है रोटी। चल मेरे साथ। माँ माँ छोड़ो मुझे, माँ प्लीज मुझे छोड़ो। और शालिनी पिंकी को घसीटते हुए गैस के पास लेकर जाती है और गैस जलाकर शालिनी का हाथ जला देती है। दीदी दीदी, मेरी दीदी को छोड़ो। और मुन्ना शालिनी को जोर से धक्का मारता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। उस दिन से हम गांव छोड़कर शहर में पहुंच गए और तब से वो दोनों अनाथ बनकर ऐसे ही घूम रहे थे। बच्चों की बातें सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम भगवान से बच्चे मांग रहे थे और जिनको मिले हैं उन्हें उनकी कदर तक नहीं है। तुम दोनों चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों बच्चे अब हमारे साथ ही रहेंगे। और वो पति पत्नी उन दोनों बच्चों को अपने साथ रख लेते हैं। हमारी कोई औलाद नहीं है, शायद भगवान की यही मर्जी थी। इस तरह उन अनाथ बच्चों को माँ बाप का सहारा मिल गया था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आरती और सोनिया दोनों बहनें अपने मामा जी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे की बेल बजते ही सुनंदा दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि उसके पति सुरेश दोनों बच्चियों के साथ दरवाजे पर खड़े थे। सुनंदा उन्हें देखकर मुंह बनाती है और बोलती है, अरे आप इन्हें साथ ले आए? वहाँ इनके चाचा चाची ने कुछ नहीं बोला? वो तो बोल रहे थे कि वो उन्हें अपने पास ही रखेंगे। अरे भाई, अंदर आने दोगी क्या? सारी बातें यहीं कर लोगी। बच्चों को पानी पिलाओ, इतनी दूर से आए हैं। सुनंदा को उनका घर आना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो आरती और सोनिया को पानी पिलाती है। क्या जी, आप इन्हें साथ ले आए और मुझसे पूछा भी नहीं? इसमें पूछना क्या था? मुझे किसी ने बताया कि इनके चाचा चाची इनसे बहुत काम करवाते हैं। ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं इन्हें यहाँ ले आया। वैसे भी दीदी और जीजा जी के जाने के बाद इन दोनों को नौकर बनाकर उनके पास नहीं छोड़ सकता था। आरती और सोनिया के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए सुरेश उनको अपने घर ले आता है। लेकिन उसकी पत्नी सुनंदा उन्हें अपने घर लाना नहीं चाहती थी। अब सुनंदा उनसे घर का सारा काम करवाने लगी थी। एक सुबह, ये लड़की अभी भी कपड़े ही धो रही है क्या? आरती, अब क्या पूरे दिन कपड़े ही धोती रहेगी? जा पहले किचन में जाकर सोनिया के साथ खाना बना ले। मुझे बहुत भूख लगी है और तेरे मामा जी को ऑफिस भी जाना है। जी मामी जी, मैं पहले खाना बना देती हूँ। उसके बाद आरती कपड़े छत पर सूखने के लिए डाल देती है और वो किचन में जाती है। सोनिया तभी सब्जियां काट रही थी। दीदी, मैंने सब्जियां काट दी है। आज मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। खाना बनाने के बाद आप मोमोज बना दोगी क्या? हाँ, मैं पहले खाना बना दूं। मामा जी को काम पर जाना है, फिर बाद में हम आराम से मोमोज बनाकर खाएंगे। इस तरह आरती और सोनिया खाना बनाते हैं और सब लोग खाना खाते हैं। सुनंदा खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी सोनिया और आरती किचन में मोमोज बनाने लगते हैं। कुछ ही देर में आरती मोमोज भी बना देती है। तभी सुनंदा वहां आ जाती है। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अभी तो तुमने खाना खाया था। मम्मी जी, वो मैंने मोमोज बनाए हैं। छोटी का मन था मोमोज खाने का। आप भी खाकर देखो कैसे बने हैं। तुम दोनों को पता भी है ये सब्जियां कितनी महंगी आती हैं? अभी तो खाना बनाया था और अब तुम फिर से ये सब बना रही हो। तुम्हें पता है सिर्फ घर में यही है जो काम कर रहे हैं। अगर तुम दोनों ऐसे ही करती रही ना तो हम क्या खाएंगे? कैसे हमारे घर का गुजारा चलेगा? चलो जाकर घर की सफाई करो। जब देखो खाने में ही ध्यान रहता है इन लोगों का।
आरती और सोनिया बिना कुछ बोले किचन से बाहर निकल जाते हैं और घर की सफाई करने लगते हैं। दीदी, ये मामी जी हमेशा ऐसे गुस्से में क्यों रहती है? छोटी, हमें मामी से पूछकर ये सब करना चाहिए था। इधर सुनंदा मोमोज देखती है। मोमोज देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, खाकर देखती हूँ कैसे बनाए हैं। सुनंदा जैसे ही मोमोज खाकर देखती है, अरे वाह, क्या स्वाद है! इतने लजीज मोमोज तो मैंने बाजार में भी नहीं खाए। कुछ भी कहो, ये लड़कियां मोमोज बहुत अच्छे बनाती है। और देखते ही देखते सुनंदा सारे मोमोज खा लेती है। ये सब आरती और सोनिया छुपकर देख रहे थे। ये क्या, मामी जी तो सारे मोमोज अकेले ही खा गई, मुझे भी खाने थे। कोई बात नहीं छोटी, मैं फिर से किसी दिन तेरे लिए बना दूंगी। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। सुनंदा उन दोनों बहनों से घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन उन्हें कभी भी भरपेट खाना नहीं देती थी। एक दिन, मामा जी, मेरी तो 10वीं पास हो गई है, लेकिन सोनिया का 8वीं कक्षा में दाखिला करा देते तो ये आगे पढ़ लेती। हाँ बेटा, मैंने स्कूल में बात की थी। ये साल खत्म हो जाएगा तो अगले साल मैं तुम्हारा और सोनिया का दाखिला करवा दूंगा। सुनंदा ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। आरती और सोनिया, जरा छत पे से कपड़े उतार कर लेकर आओ। आरती और सोनिया छत पर चले जाते हैं और सुनंदा सुरेश से बोलती है, क्या जरूरत है इनको अभी स्कूल भेजने की? तुम्हें पता है ना स्कूल का कितना खर्चा होता है। कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए भी तो कुछ बचा कर रख लो। तुम शायद भूल रही हो, ये हमारी भी बच्चियां हैं। हम मामा मामी हैं इनके, उनको कुछ तो समझो। आरती उन दोनों की बातें सुन लेती है। हम इन पर बोझ बन गए हैं, हमारी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। क्यों ना मैं कुछ काम शुरू कर लूं? कुछ ही दिनों तक यही सब चलता रहता है। एक दिन आरती और सोनिया घर छोड़कर अपने पुराने घर चले जाते हैं। वो दोनों वहां मिलकर मोमोज का काम शुरू करते हैं। आरती घर पर मोमोज तैयार करती है और एक ठेली लगा लेती है, जहां वो स्टीम और फ्राइड मोमोज बेचने लगती है। लोगों को उनके बनाए हुए मोमोज बहुत पसंद आते हैं। अब हर रोज आरती घर पर मोमोज बनाती और उन्हें बाजार में बेचने जाती। उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा था। आरती सोनिया का एडमिशन भी करवा देती है और आरती पूरा दिन अपना काम करती है। पूरा दिन आरती की ठेली पर लोगों की बहुत भीड़ लगी रहती थी। गाय और जादुई तरबूज। कुछ आदमी हाथ में मोटी लाठियां लिए आवारा गायों को भगा रहे थे। अरे आज तो इन्हें नहीं छोड़ेंगे, हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है इन जानवरों ने। तभी वहां से गोपी गुजर रहा था। अरे अरे भाई, क्यों इन बेजुबान जानवरों के पीछे भाग रहे हो? अरे तुमको क्या पता, इन जानवरों ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। आज तो इनको यहाँ से भगा कर ही मानेंगे। गोपी ने अपने खेतों में गेहूं की फसल की जगह तरबूज की बेलें उगाई हुई थी। अरे भाई, इसको क्यों बता रहे हो? इसने तो गेहूं की फसल उगाई ही नहीं है। तो फिर खाएंगे क्या? तरबूज। दोनों हंसते हंसते उन जानवरों के पीछे भाग रहे थे। गोपी अपने खेतों में काम करने लगता है। गोपी बहुत मेहनती किसान था और वो दिल का बहुत अच्छा था। सुबह से शाम हो जाती है। इस समय सब लोग अपने घरों को लौट आए थे। आज के लिए इतना बहुत है। आज तो मैंने बहुत सारा काम कर लिया। चलो अब घर चलता हूँ, बाकी सुबह आकर देखूंगा। गोपी अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी वो देखता है कि एक गाय और उसका बच्चा पेड़ के नीचे बैठे हैं। गाय की पीठ पर बहुत बड़ा घाव हो रखा था और उससे बहुत खून निकल रहा था। हे भगवान, ये लोगों ने गाय को कितना मारा है। देखो तो सही, कितना बड़ा घाव है। गोपी जल्दी से घर जाता है और अपनी पत्नी के साथ बाल्टी में पानी लाता है और हल्दी तेल गर्म करके भी लाता है।
दोनों उस गाय और उसके बच्चे को पानी पिलाते हैं और उसकी पीठ पर हल्दी और तेल का लेप लगाते हैं। हे भगवान, इन बेजुबान जानवरों को कितना दर्द सहना पड़ता है। पता नहीं लोग इतने निर्दयी कैसे हो जाते हैं। सुनो जी, क्यों ना इस गाय और इसके बच्चे को हम अपने घर ले चलें? हाँ, लेकिन इस समय ये चलने के लायक नहीं है। अभी इन्हें यहीं आराम करने दो। कल सुबह जल्दी आकर हम इन्हें अपने घर ले चलेंगे। कुछ देर के बाद गोपी और सुमन घर आ जाते हैं। अगली सुबह सुबह जब गोपी और सुमन वहां जाते हैं तो वहां गाय और उसका बच्चा नहीं थे। वो दोनों आसपास सब जगह देखते हैं, लेकिन दूर दूर तक गाय और उसका बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। गोपी और सुमन निराश होकर घर आ जाते हैं। आखिर रात को वो दोनों कहाँ चले गए होंगे? जी कहीं किसी ने उन्हें रात को वहां से भगा तो नहीं दिया? बेचारे कितने दर्द में थे। अब ये तो भगवान ही जाने कि वो दोनों कहाँ गए होंगे। उसके बाद गोपी अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। गोपी के खेतों में तरबूज की अच्छी फसल उगी हुई थी। अरे, तरबूज तो बहुत अच्छे लगे हैं और मंडी में बेचने के लायक भी हो गए हैं। गोपी खेत से कुछ पके हुए बड़े तरबूज तोड़ रहा था। अरे क्या बात है गोपी भाई, आपने तो एकदम बढ़िया तरबूज उगाए हैं। पूरे गांव में किसी ने भी तरबूज की खेती के बारे में कभी नहीं सोचा होगा, और आपने इतने बड़े बड़े तरबूज उगा कर दिखा दिए। हाँ रोशन भाई, मेहनत से भला क्या नहीं हो सकता। गोपी एक तरबूज रोशन को देता है। ये लो, एक तरबूज आप भी ले जाओ, बच्चों को खिलाना बहुत खुश हो जाएंगे भैया। रोशन तरबूज लेकर अपने घर जाता है और दूसरी तरफ गोपी बाकी तरबूज लेकर मंडी जाकर बेच देता है। मंडी में तरबूज के अच्छे दाम थे और उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। अरे ये लो बच्चों, आज तुम्हारे लिए दुकान से तरबूज लाया हूँ। वाह पिताजी, तरबूज तरबूज, मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। अरे वाह, देखो कितना सुंदर तरबूज है। रोशन की पत्नी सबको तरबूज काट कर देती है। अरे वाह, क्या मीठा तरबूज है। दूसरी तरफ गोपी मंडी से घर आता है। ये लो सुमन, आज तरबूज बेच कर आया हूँ, इसलिए सोचा आज मछली ले चलूं। कितने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया था। चलो जल्दी से इसे पका दो। अच्छा जी, मछली, क्या बात है, लाओ अभी पका देती हूँ। सुमन मछली पकाती है, फिर वो दोनों खाना खाते हैं। सुमन, कल तो जल्दी से खेत में जाना होगा और सारे तरबूज तोड़ने होंगे। बहुत सारे तरबूज पके हुए थे। कोई बात नहीं जी, कल ना मैं भी आपके साथ चलूंगी। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। इधर रोशन रात के अंधेरे में गोपी के खेत में जाता है और सारे तरबूज तोड़ लेता है। अरे कितने सारे तरबूज हैं, अब इनको बोरियों में डालकर एक एक करके अपने घर ले जाऊंगा और सुबह सुबह मंडी में बेच दूंगा। रोशन जैसे ही तरबूज को उठाने लगता है, तभी वहां एक गाय आती है और वो रोशन को जोर से टक्कर मारती है और रोशन वहीं गिर जाता है। अगली सुबह जब गोपी और सुमन खेत में पहुंचते हैं तो वहां तरबूज का एक बड़ा सा ढेर लगा था। अरे ये क्या जी, आप रात को ही तरबूज तोड़कर चले गए थे? अरे भाग्यवान, मैं तो अभी तुम्हारे साथ आया हूँ। ये तरबूज किसने तोड़ दिए? गोपी और सुमन देखते हैं कि साथ ही में रोशन उनके खेत में लेटा हुआ था। अरे रोशन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रोशन आंखें खोलता है और वो बहुत डरा हुआ था। अरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। गोपी सब समझ जाता है। रोशन भी उठकर वहां से भाग जाता है। गोपी और सुमन सारे तरबूजों को गाड़ी में लदवा देते हैं और गोपी उन्हें मंडी ले जाता है। तरबूज बेचकर उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। अब हर रोज गोपी तरबूज तोड़कर मंडी में बेचता था, लेकिन फिर भी खेत में तरबूज कम नहीं हो रहे थे। ऐसे ही समय बीतता गया।
अब गोपी को लगभग तरबूज बेचते हुए 2 महीने हो गए थे और उसने अच्छे पैसे जमा कर लिए थे। पूरे गांव में लोग गोपी के तरबूज की खूब प्रशंसा करते थे। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आ जाता है। लगातार बारिश होने लगती है। सुमन, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। खेत में इतने सारे तरबूज लगे थे, ज्यादा बारिश से सब खराब हो जाएंगे। देखिए, भगवान जैसा चाहेंगे ना वैसा ही होगा। वैसे भी अब तक इस तरबूज की खेती ने हमें बहुत अच्छी कमाई करके दी है। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। 2 दिन के बाद बारिश कम हो जाती है और लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। गोपी देखता है कि उसका सारा खेत खाली था। सब तरबूज जो भी थे वो सब पानी में बह गए थे। उसके खेत में सिर्फ 2 तरबूज बचे थे। गोपी जब ये देखता है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसका तरबूज का खेत अब पूरा खाली हो गया है। गोपी वो 2 बड़े बड़े तरबूज घर लेकर वापस आता है। सुमन, ज्यादा पानी की वजह से हमारे सारे तरबूज बह गए। खेत में बस ये 2 तरबूज मिले हैं। इन्हें काट लो। अपने खेत के अंतिम तरबूज हम भी तो खाकर देखें। सुमन जब एक तरबूज काटती है तो उसमें से सोने के बीज निकलते हैं। हे भगवान, ये कैसा जादू है? ये देखो जी, तरबूज के अंदर सोने के बीज। गोपी भी सोने के बीज देखकर हैरान हो जाता है। अरे, दूसरे तरबूज को भी तो काट कर देखना जरा सुमन। सुमन दूसरे तरबूज को भी काटती है तो दोनों की आंखें खुली रह जाती हैं। अरे, दूसरे तरबूज में हीरे? ये सब क्या हो रहा है? जी लगता है ना, आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे तो भगवान आपसे बहुत खुश हैं। तभी तो ये जादुई तरबूज हमारे खेत में आए। दोनों की आंखें खुशी के आंसुओं से भरी थी। दोनों भगवान का धन्यवाद करते हैं।